नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा ने संकल्प पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा कार्यालय में मौजूद रहे हैं। करीब युवा, किसान और आधी आबादी के प्रोत्साहन के लिए काफी कुछ होगा इस खास घोषणा पत्र में। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसकी थीम 2047 तक विकसित भारत बनाने की मोदी की गारंटी पर आधारित है। आपको बता दें कि संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। हमारा फोकस निवेश से लेकर नौकरी तक है। फ्री राशन की योजना रहेगी और आपको बता दें कि गरीबों को पोषण युक्त भोजन मिले और यह सरकार की योजना है। तो आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया और यह घोषणा पत्र जारी करने का सिलसिला फिलहाल बीते कई दिनों से जारी है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। मैनिफेस्टो जारी होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वांटिटी और क्वालिटी इस मैनिफेस्टो में दोनों बेहद जरूरी हो गई हैं। वहीं देश के हित के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह तक कहा है कि जो देश के विकास के लिए 4 स्तंभ होते हैं, महिला, युवा, किसान, रोजगार और नारी शक्ति, इन सभी को इस मैनिफेस्टो में जगह दी गई है, क्योंकि नारी शक्ति यानी कि महिलाएं मेन स्तंभ हैं। साथ ही किसान और युवा का विकास करना भी बेहद जरूरी है और रोजगार नहीं होगा तो गरीबी होगी। ज्यादा अपडेट लेके हमारे साथ अनुराग हमसे जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है। ऐसे में क्या लगता है कि इस मैनिफेस्टो से लोकसभा 2024 के चुनाव को जोड़ा जा सकता है? काफी बाकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी थी। तो इसको लेकर के तमाम जो रस्साकसी चल रही थी, जो 27 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसने मैनिफेस्टो बनाया, जिसमें राजनाथ सिंह के अध्यक्ष थे मैनिफेस्टो कमेटी के, तो इनका जो फोकस है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि युवा, महिला और गरीब कल्याण जो किसान है उसके लिए काम करने वाले हैं। और इन्हीं 4 स्तंभों पर पूरा जिस तरीके से मैनिफेस्टो है वो तैयार किया गया है। और ये कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि 4 जून को जैसे नतीजे आते हैं, वो सत्ता में अगर वापस आते हैं तो अगले 100 दिनों पर इनमें काम करना शुरू कर देंगे। और जिस तरह से गरीबों को जो मुफ्त राशन मिल रहा है उससे हम आगे काम करते रहेंगे। जो महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं उनको और आगे लेकर जाएंगे। और जो पीएम आवास की बातें की जा रही है, जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी पीएम आवास देने पर प्राथमिकता बरती जाएगी। इसके अलावा जो बुलेट ट्रेन है उसको देश के 4 दिशाओं में चलाया जाएगा। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के मोदी सरकार तमाम गारंटी करती रही है। उस गारंटी को ही आगे फलीभूत करने के लिए पूरा मैनिफेस्टो दिखाई देता है। साथ ही जिस तरह से किसानों की आय बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए, किसान बिल जो पहले लाए गए और जो किसानों की वजह से ही बाद में हटाए भी गए, उनको लेकर के उनमें बदलाव लाएंगे और उनको आगे लेकर के जाएंगे, ये भी साफ तौर पर दिखाई देता है।
महिलाओं के लिए जो रसोई गैस हो या राशन की जो व्यवस्था है वो पूर्ववर्ती जिस तरह से पहले करते रहे हैं उसी तरीके से करते रहेंगे और आगे इनके उत्थान के लिए तमाम काम करते रहेंगे। जो लखपति सीधी योजना है जिससे अब 3 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा और इस तरह की योजनाओं में जो महिलाओं की भागीदारी बनाई जा सकेगी। जी बिल्कुल ठीक अनुराग, जैसे कि मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि 2047 यानी कि विकसित भारत का जो संकल्प है ये भी मैनिफेस्टो में जारी किया है। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में चुनाव जीतती है तो इन मैनिफेस्टो को किस तरह से धरातल पर उतारेगी? बिल्कुल साहब, जिस तरीके से एक रोड मैप कह सकते हैं मैनिफेस्टो को कि किस तरह से बीजेपी आगे काम करने वाली है। एनडीए के साथ जिस गठबंधन में वो है जहां उनकी सरकारें हैं उस तरह से ध्यान देना उन्होंने शुरू कर दिया है। तमाम जो जनसभाएं अभी हाल में हो रही हैं, पश्चिम यूपी की बात करें या जहां जहां पहले फेज में चुनाव होना है वहां पर साफ तौर से वो अपना बताते हैं कि किस तरह से मैनिफेस्टो लागू करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे विकसित भारत का जो सपना है, जो संकल्प है उसको पूरा करके दिखाएंगे। मोदी जो आए हैं उन्होंने साफ तौर कहा कि मोदी की गारंटी मतलब 24 कैरेट गोल्ड की गारंटी है, मतलब वो शुद्धता की गारंटी तरीके से लिया जा सकता है। और ये बताते हैं कि जिस तरह से वो बात वादा कर रहे हैं वादा नहीं है, उसको खरीद करके दिखाएंगे, उसको करके दिखाएंगे। एक तरीके से जो बाकी जो वोटर्स है उनके बीच भरोसा कायम करने की कोशिश है उनकी तरफ से। और तमाम जो योजनाएं जो बाकी विरोधी पार्टियों ने मैनिफेस्टो में लेके आए उन योजनाओं को आगे विस्तार दिया गया है। तो साफ तौर से बीजेपी का जो घोषणा पत्र है विपक्षियों के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है और विपक्षी उसका मुकाबला किस तरह करते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। अनुराग, अगर बात की जाए पिछले लोकसभा चुनाव की, तभी मोदी ने अपनी गारंटी दी थी और इस गारंटी के जरिए ये सामने आया था कि हाल फिलहाल जो अब 2024 में चुनाव होने वाले हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा उठ के आया है, क्योंकि रोजगार को लेके पिछले लोकसभा चुनाव में भी गारंटी दी गई थी, इस बार भी दी गई है। क्या लगता है कि 24 में रोजगार की जो गारंटी है वो पूरी हो पाएगी? देखिए, जिस तरह से वादे तो तमाम किए गए थे उसमें जो युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है वो सबसे बड़ा वादा है रोजगार का है। और रोजगार के लिए हमने देखा कि तमाम स्टेट में जो न्यूज मतलब पेपर कराए गए, जो एग्जाम लोगों ने बच्चों ने दिए, वो कहीं ना कहीं पेपर लीक की भीड़ चढ़ गए। तो पेपर लीक की वजह से तमाम जो बच्चे थे, जो होनर बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री सख्त है, उन्होंने कहा सख्त कानून लाएंगे और जो इस तरह की हरकत करेंगे उनको किसी न किसी तरीके से शिकंजा कसा जाएगा और उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाएगा कि वो याद रखेंगे। तो साफ तौर से ये दिखाई देता है कि युवाओं को लेकर के वो संकल्प है, चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा नीति में बदलाव किए गए तमाम, क्योंकि लोगों को जो आज की डेट में अपडेटेड एजुकेशन मिलनी चाहिए उसकी तरफ काम किया जा सके। इसके अलावा जो रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को बूम करने की कोशिश करेंगे ताकि, क्योंकि जो सरकारी सेक्टर में जहाँ नौकरियां कम से कम होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर उसकी भरपाई कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, जिस तरह से नई योजनाएं मेट्रो तमाम जगह स्टार्ट की गई है, बुलेट ट्रेन की बात की गई है, उनमें नए रोजगार के अवसर ढूंढे जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर या IT के क्षेत्र में भी रोजगारों को ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल बनाया जा सकेगा ताकि रोजगार के ज्यादा अवसर आ सके, लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सके। बिल्कुल ठीक अनुराग, बिल्कुल ठीक अनुराग। अगर बात की जाए कि बीते दिनों की हम बात करें तो पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसका नाम उन्होंने नारी शक्ति पत्र दिया। उसके बाद जब बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो इन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। तो विपक्ष ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। क्या डिफरेंस है? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर दो मैनिफेस्टो एक साथ आ रहे हैं तो उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। किसी ने मतलब घोषणा की गई है, बात की गई है, किसी ने 5000 देने की बात की गई है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं इनमें आपस में ही कोई समन्वय नहीं दिखाई देता है। और जब पार्टियां दोनों साथ मिलकर लड़ रही हैं तो उसमें ऐसे में दो मैनिफेस्टो लाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपस में खींचतान इतनी ज्यादा है प्रत्याशियों को लेकर, जिस तरह बदलाव हमने देखे, तो सवाल इस तरह की जो हरकतें की जा रही है विपक्ष की तरफ से, तो बीजेपी को सवाल खड़ा करने का मौका मिल जाता है। और जो इस तरह में आप देखिए ना, बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया, इन सबके घोषणा पत्र आने के बाद आया है, मतलब कि पहले उन्होंने सारी स्टडी कर ली कि किस तरीके से उनके घोषणा पत्र में क्या कुछ वायदे किए गए हैं और उनका जो विस्तार किस तरह से किया जा सकता है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि 10 साल हम देख चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के राज में, इस देश से क्या तरक्की की और कहाँ से कमियां रह गई, तो ये सबके सामने है। तो इनको दूर करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी 27 सदस्यीय, जिसको जो हेड कर रहे थे राजनाथ सिंह कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर इन चीजों पर ध्यान रखा है, इन पॉइंट पर ध्यान गौर किया है कि आखिर कहाँ पे कमियां रहेंगी, उनको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा किया जा सकता है। जी अनुराग, 80 सीटों पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का यूपी में, 400 पार का लक्ष्य है। ऐसे में 19 अप्रैल को चुनाव होना है और ठीक चुनाव से पहले बीजेपी का ये मैनिफेस्टो किस तरफ इशारा करता है?
देखिए, जो प्रथम चरण का चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों पर इलेक्शन होना है, तो साफ तौर से जो पश्चिमी यूपी में जिस तरह से रैलियों का दौर चल रहा है, जनसभाओं का दौर चल रहा है और बूथ लेवल जो कार्यकर्ता है लगातार जगह बनाए हुए हैं बीजेपी की के लिए, किस तरीके से उन्होंने जमीन तैयार की है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा 19 अप्रैल को जब वोटिंग होगी। और अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो साफ तौर से बीजेपी की ओर बढ़त दिखाई देती है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी गौर करने वाली है कि अगर बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, आज के बाद क्या कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब ये घोषणा पत्र सबके सामने आ चुका है। तो अब जो भी रैली या जनसभाएं होंगी उस पर ये घोषणा पत्र के जो पॉइंट्स है वो उठाए जाएंगे कि बीजेपी अपनी तरफ से क्या करने जा रही है और जो बाकी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उनके घोषणा पत्र में क्या कुछ कमियां रह गई, इन पॉइंट्स को भी अब सबके सामने रखा जाएगा कि इनका घोषणा पत्र सिर्फ एक दिखावा है, एक प्रयास करने की कोशिश है कि वोटरों को कैसे अपनी तरफ एकजुट किया जा सके। लेकिन बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो एक संकल्प पत्र है और उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश बीजेपी करेगी। और जिस तरह से उसका एक तरह से बूम बना हुआ है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बढ़त मिली हुई है और इस बढ़त को कहां तक ये प्रधानमंत्री मोदी ले जाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये घोषणा पत्र है, इसमें तमाम जो मुद्दे हैं जो आज सबके सामने चुनौती के रूप में बने हुए हैं, उनको दूर करने की कितनी कोशिश ये लोग कर पाते हैं, ये देखना रहेगा। क्योंकि 19 अप्रैल को जब वोटिंग होगी फर्स्ट टाइम, तो ये देखना पड़ेगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। क्या पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था 2019 में, क्या उससे इजाफा होता है? अगर इजाफा होता है तो किन मुद्दों की वजह से इजाफा हो रहा है? क्योंकि अब घोषणा पत्र सामने आया है तो पब्लिक के बीच में भी अब घोषणा पत्र जाएगा कि लोगों को अब क्या कुछ प्रधानमंत्री से उम्मीद लगा कर रखनी चाहिए और प्रधानमंत्री कितनी उम्मीदें पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक अनुराग, लेकिन अगर बात करें कि संकल्प पत्र में सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर काफी अहम मुद्दा उठाया गया है मैनिफेस्टो में, और इसके बाद महंगाई को लेकर भी अहम मुद्दे उठाए गए हैं इस मैनिफेस्टो में, तो ये किस ओर इशारा करते हैं? देखिए, अगर विकसित भारत की बात करें, अगर उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ा मुद्दा महंगाई तो है ही, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए तो चाहे रसोई गैस के सिलेंडर है उसके रोज रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की जो कीमतें वो 100 के आसपास पहुंच रही हैं। तो इस महंगाई से आप बच नहीं सकते हैं। जो माल भाड़ा है, ये तमाम ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब में इजाफा हुआ है। उसकी वजह से जो रोजाना की जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उनके रेट बढ़े हैं, उन रेट की वजह से महंगाई बिल्कुल अपने चरम पे। अब इसको लेकर के अगर सैलरी बढ़ती है तो महंगाई अगर नीचे नहीं आती है तो उसका कोई फायदा नजर नहीं आता है। तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि अगर सैलरी को सुधार किया जाता है, पहली बात यह है कि महंगाई क्या उपाय किए जाते हैं, इसको लेकर के आगे क्या रोड मैप तैयार होता है, ये भी देखना रहेगा। और साथ तौर पर बीजेपी जिस तरह से बातें करती है कि हमारी आने के बाद तमाम हमने सुधार किए, तमाम विकास को गति दी, तो विकास की गति को आप देखते रहिए, महंगाई को आप रोक रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती है बीजेपी सामने। इस महंगाई को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि अगर महंगाई पे आप रोक नहीं लगा पाते हैं तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी अनुराग, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर 2014 से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की लहर देश भर में देखने को मिल रही है। ऐसे में 2014 से ही ये प्रश्न उठा था बेरोजगारी, महंगाई और महिला शक्ति को लेकर, युवा शक्ति को लेकर, लेकिन लगातार इन पर गारंटी आती है, घोषणा पत्र जारी होते हैं, मैनिफेस्टो जारी होता है, इनके लिए कार्य भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सभी मुद्दे हर चुनाव में उठ के सामने आते हैं। देखिए, क्योंकि ये मुद्दे पूरे नहीं हो पाए, वो वायदे जो किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हो सके, इसी वजह से ये तमाम मुद्दे बार बार वही संकल्प पत्र में मैनिफेस्टो वापस आते रहते हैं। क्योंकि बिजली, सड़क, पानी अभी हम लोग उसी से नहीं उठ पाए। हर घर जल जो वाली व्यवस्था थी वो बीजेपी अभी तक पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाई करने में। तमाम लोग हैं जिनके पास आज भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता टैप के जरिए। तो इस तरह की दिक्कतें या आवास की दिक्कतें हैं या आयुष्मान योजना से लेकर जो मामले हैं उनको लेकर के अभी भी तमाम लोग हैं जो लाभार्थी है तक लाभ पहुंच नहीं पाता है। तो सरकार जरूर रखते हैं, अगर उनको लाभ नहीं मिल पाता है तो ऐसे में उनके सवाल सुझाव के तहत बने हैं। और लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से विपक्ष एक तरीके से बिल्कुल दरकिनार है, पिछले 10 साल में ऐसा कोई भी बड़ा मुद्दा वो नहीं बना पाए हैं। और तमाम जगह पे बीजेपी की जो सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास अपनी तरफ से करती है ताकि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिले, एनडीए को फायदा मिले। और वो दिखाई भी देता है जिस तरह से अब आप देखिए चुनाव बिल्कुल सामने है और चुनाव को लेकर बाकी जो पार्टी। जी अनुराग, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।